हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्सेशन के ऊपर 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम फा के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसके ऊपर जो बाकी टॉपिक हैं उनके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उनको भी जाके देखिए और अपनी रिवीजन को चेक कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल एंड फीचर्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो कि एबिलिटी टू पे, यानी कि अगर कोई इंसान कितना कमा रहा है उसके ऊपर उसको पे करना होता है, तो वो सिंपली होता है इनकम टैक्स। ठीक है ना, वो तो सिंपली होता है इनकम टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जो जैसे कि इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि टैक्स रेट इंक्रीज होता रहेगा जैसे टैक्स पेयर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी which body has the constitutional authority to recommend changes to tax rates, exemptions and thresholds। तो देखिए, जीएसटी में किसके पास ऐसा राइट है, अथॉरिटी है कि वो रिकमेंड कर सकता है टैक्स रेट के ऊपर चेंजेस, एग्जेम्पशंस को, या फिर इसके बारे में कौन सी बॉडी के पास अथॉरिटी है? तो वो सिंपली है जीएसटी काउंसिल। राइट आंसर तो है जीएसटी काउंसिल। पर इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो 279 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो एक जॉइंट फोरम है सेंट्रल और स्टेट का, जो कि इम्पावर करता है रिकमेंडेशन बनाने के लिए किसके ऊपर, चेंजेस इन टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशन, थ्रेशोल्ड्स, ऑल दैट। ठीक है ना। तो याद रखना, इसकी सेक्शन भी याद रखना, 279 ए। ठीक है ना, 279 ए याद रखना, 279 ए, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, when a tax is levied at each stage of the supply chain but a credit is given for the taxes paid on inputs, it effectively eliminates which economic अनोनोमी। तो जब भी टैक्स जो है वो हर एक स्टेज में लगता है सप्लाई चेन की, लेकिन जो क्रेडिट है वो सिर्फ उन टैक्स पेड के ऊपर किया जाता है जो कि इनपुट्स के ऊपर देते हैं। तो ये कौन सी चीज़ को एलिमिनेट करता है? तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। वैट सिस्टम में टैक्स के ऊपर टैक्स था। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। देखिए, वैल्यू एडिड टैक्सेस और जीएसटी जो हैं ये यूटिलाइज करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म को, जो कि प्रिवेंट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट। ये इंश्योर करता है कि जो टैक्स है वो सिर्फ वैल्यू एडिड पर ही जो है क्या हो, किया जाए। ठीक है ना, तो ये बस आप इतना याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस इन इंडिया इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो वो किस बेस पर होता है रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल एसएससी का? तो वो होता है नंबर ऑफ द डेज द इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, इसके प्रोविजन तो आपको पता ही होंगे ना। ठीक है ना, और ये अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है उस पर ये बेस्ड होता है, जो क्या कहती है, फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर बात करती है कि कितनी नंबर ऑफ डेज जो हैं एक बंदा इंडिया में रहा है, उसके हिसाब से जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है पता करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आएंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 182 वगैरह वगैरह। खैर, उस पर अभी नहीं जाते हैं। मतलब ये अब आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following handles the administrative and execution of direct taxes like income tax and corporate tax in India? तो कौन एग्जीक्यूट करता है? ठीक है ना, किसको? डायरेक्ट टैक्सेस को। तो वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी।
ओके। अच्छा, अब ये किसके अंडर आता है ये याद रख लो, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डायनामिक advance tax paid by a firm during the financial year is classified under। तो अगर एडवांस टैक्स किया है बैलेंस शीट के अंदर तो वो किस तरीके शो होगा, तो एज अ करंट एसेट शो होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका बेनिफिट उनको आगे मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम प्रीपेड इंश्योरेंस होता था, ठीक है ना, वैसे ही होता है ये भी, तो उसमें इतना नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 7 है, under GST, a supply that consists of two or more taxable supplies of goods or services which are naturally bundled and supplied together in the ordinary course of business is classified as। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अपने हिसाब से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कंपोजिट सप्लाई, ठीक है ना। कंपोजिट सप्लाई का फीचर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल सप्लाई होता है जिसमें क्या होता है कि जो टैक्स रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है अंटायर बंडल पर, ठीक है ना, पूरे अंटायर बंडल पर जो है क्या होगा, ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे इसकी एग्जांपल में आप कर सकते हो कि बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट, ठीक है ना, विद एन ऑन बोर्ड मील पैकेज। जब आप एक फ़्लाइट की बुक करते हो, साथ मतलब कि आप ऑन बोर्ड मील पैकेज के साथ लेते हो, तो उसके ऊपर, बोथ के ऊपर जो है टैक्स जो लगेगा, ठीक है ना, वो उस हिसाब से उसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है What is the tax rate applicable to the principal supply in a mixed supply configuration under GST guidelines। तो कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो कि मिक्स्ड सप्लाई में आती है, ठीक है ना। तो क्या है, द हाईएस्ट रेट अमंग द कंपोनेंट सप्लाईज, क्या, द हाईएस्ट रेट अमंग द कंपोनेंट सप्लाईज। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। अब मिक्स सप्लाई क्या होती है, देखिए मिक्स सप्लाई इन्वॉल्व क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज बंडल्ड जो होती हैं टुगेदर, जो कि नेचुरली डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर। अब एग्जांपल है, अगर आपने गिफ्ट बॉक्स चॉकलेट का लिया, ड्राई फ्रूट का लिया और कैंडल्ड जूस का लिया या किसी और चीज़ का लिया, तो एक दूसरे के ऊपर ये चीज़ें नहीं होंगे। इसमें से जो हाईएस्ट रेट अमंग द कंपोनेंट, इसमें से जितने, जैसे चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, जूस का डब्बा, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट जिसका होगा ना, उसके हिसाब से जो है ये होगा, ये अट्रैक्ट करता है हाईएस्ट टैक्स रेट को आइटम के बीच में, जो कि उस बंडल में आइटम है उसमें ये किसको अट्रैक्ट करेगा, हाईएस्ट टैक्स रेट को जो है अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। अगर ये टर्म्स आपने नहीं सुनी हुई हैं तो भाई रट लो यार, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये 3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। तो उतना बड़ा लेक्चर जो है हमें नहीं करना है, तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप खुद से थोड़ा है दिमाग लड़ाओ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली कंसीडर्ड इकोनॉमिकली इक्विटेबल बट दे कैन हर्ट द इकोनॉमी बाय। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो कंसीडर होते हैं इकोनॉमिकली इक्विटेबल, मतलब कि वो इक्वालिटी लाने में काम करते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी को हर्ट कर सकते हैं। कैसे, रिड्यूसिंग द इंसेंटिव टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट इफ रेट्स आर एक्सेसिवली हाई, ठीक है ना। अगर हम रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो लोग जो है वो इतना ज़्यादा ना सेव करने की कोशिश करेंगे ना इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है ना, वो उतना वो प्रॉफिट करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है जितना वो ज़्यादा करेंगे उससे उनको टैक्स देना पड़ेगा, ओके। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इंडिविजुअल अर्न्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेलिंग अ रेजिडेंशियल हाउस, under which section of the Income Tax Act can they claim an exemption by investing in another residential house।
देखिए, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अर्न करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर उसने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है उसमें उसको जो है गेन आ रहा है, कौन सी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स में वो एग्जेम्पशन ले सकता है अगर वो किसी और रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करें? तो सेक्शन 54 के अंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ये कौन सी सेक्शन के अंदर आएगा? तो सेक्शन 54। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दिस मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन एक्यूर्स टू। देखिए, आपको इतना तो पता है कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वैसी स्टेट जहाँ पर गुड और सर्विसेज जो फाइनली कंज्यूम्ड हो रही है वहाँ पर इनको उसको मतलब उस स्टेट को उसका जो है वो फायदा मिलेगा। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज आईजीएसटी स्टैंड फॉर व्हेन इट इज लेविड? देखिए, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये लेविड होती है इंटरस्टेट ट्रेड और इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड। और ये इंटरस्टेट में जब लेविड मतलब ट्रेड या होता है तो तब ये लगती है इंटरस्टेट। ठीक है ना? तो हमारी स्टेटमेंट 1 है, कस्टम ड्यूटीज आर डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल इंपोर्टर्स। और स्टेटमेंट 2 है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। देखिए, स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ठीक है कि इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जहाँ पर क्या होता है कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट उसी बंदर पर पड़ता है जो कि क्या कर रहा है, उसको मतलब वही बंदा जो अर्न कर रहा है वही पे करेगा। और कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं वो जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका बर्डन जो है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो है शिफ्ट किया जा सकता है। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट 2 ओनली इज राइट। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट 2 ठीक है, 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायनामिक कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आउटलाइनिंग फीचर्स ऑफ एन आइडल टैक्स सिस्टम वेयर ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय। देखिए, जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है जो कि आउटलाइनिंग फीचर्स है एक आइडल टैक्स सिस्टम का, ये ओरिजिनली किसने प्रपोज किया था? तो ये किया था फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। ठीक है? ओके, एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किए थे 4 क्लासिक कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। 4 जो है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किए थे, जो थे इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी, अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में। तो ये भी याद रखना कि 4 कौन से थे? सर्टेनिटी, इक्विटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर सेक्शन 80C of the Income Tax Act, the maximum aggregated deduction limit allowed to an individual taxpayer is। देखिए, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स जो मैक्सिमम डिडक्शन एक लिमिट है जो कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर को जो है मिलती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना? वो होती है 150 लाख। ठीक है ना? समझ आई? और ये तब होती है अगर उसने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट की हो, जैसे कि पीपीएफ में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में। ठीक है ना? हाँ, तो टोटल उसको कितनी मिलती है? 1.5 लाख रुपया। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज करंटली केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी इन इंडिया? तो इंडिया में जीएसटी के प्रीव्यू के बाहर कौन कौन सी आइटम्स रखी हुई हैं? तो वो सिंपली पेट्रोलियम, क्रूड एंड हाई स्पीड डीजल्स, ये जो है अभी जीएसटी के अंडर नहीं आते। ओके, तो याद रख लो। इसके अलावा अल्कोहल भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द mechanism where the recipient of goods or services is liable to pay tax instead of the supplier is known under GST as। एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर जो रिसिप्टेंट है गुड्स और सर्विसेज का,
वो पे करता है टैक्स को, ना कि सप्लायर। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो राइट आंसर आएगा बी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर टू। देखिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है द अल्टीमेट मॉनेटरी बर्डन ऑफ द टैक्स, कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसके ऊपर पड़ रहा है। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल अगेंस्ट सैलरी इनकम इज अ फ्लैट सब्सट्रैक्शन ऑफ। तो कितना जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी इनकम के ऊपर? तो वो सिंपली मिलता है 50,000। तो राइट आंसर आएगा बी, 50,000। क्वेश्चन नंबर 20 है, what type of tax rate structure is seen when a flat uniform percentage rate is charged from all the taxpayer irrespective of their income limits? मतलब कि हर किसी के ऊपर सेम टैक्स रेट जो है लगेगा, तो वो सिंपली होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि टैक्स अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकम के ऊपर। ठीक है। तो राइट आंसर आएगा सी। द डायनामिक registration number issued to regular taxpayers under the GST regime is known as GSTIN. ठीक। How many alphanumeric characters does a GSTIN contain? तो सिंपली कितने होते हैं? तो 15 डिजिट कोड होता है ये। ठीक है। तो क्या होता है? 15 डिजिट कोड होता है, जिसमें पहले दो जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, जिसके बाद 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैन होते हैं। और उसके बाद एक अलग होता है, एक मतलब उसके बाद जो तीन हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर विच हेड ऑफ इनकम? तो सिंपली अगर आप कोई चीज़ हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर रहे हैं तो वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके। तो ये कौन से सेक्शन के अंडर आएगा? तो सेक्शन 22 से 27 के अंदर आएगा एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, द लेफर कर्व डेमोन्स्ट्रेट्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन। देखिए, जो लेफर कर्व है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है मैथमेटिकली, किस चीज़ का रिलेशनशिप? तो टैक्स रेट्स एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो लेफर कर्व है वो सजेस्ट करती है कि ऑप्टिमम टैक्स रेट जो होता है वो मैक्सिमाइज करता है रेवेन्यू को। अगर आप ज़्यादा टैक्स रेट अगर आप लगाओगे तो वो डिस्करेज कर देगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जिससे कि टोटल रेवेन्यू में अल्टीमेटली क्या होगा? ड्रॉप्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। असर्शन क्या कहता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन लीड टू हाई इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। और इसका रीज़न क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडिड डायरेक्टली टू द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इन्फ्लेशन को लीड कर सकते हैं, और उसका रीज़न है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो एडिड होते हैं डायरेक्टली मार्केट प्राइस में गुड और सर्विसेज की। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन को अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पेव्ड द लॉजिकल वे फॉर द रोल आउट ऑफ जीएसटी इन इंडिया? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो 101
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है। और जो 122 जो था ना, उसका बिल नंबर था, ये भी याद रखना। What is the statutory standard deduction available against the net annual value of a house property under section 24A? तो कौन स्टेटूटरी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगेंस्ट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24A? तो याद रखना सेक्शन 24A के अंडर कितनी मिलती है, तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना। ये एक्चुअली में मिलती है रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए, कि आप भाई अपने प्रॉपर्टी में इतना करो, ठीक है ना, उसमें लगाओ वट उसके लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द डायनामिक थ्रेशहोल्ड कॉन्फ़िगरेशन वेयर स्मॉल स्केल रिटेलर्स और सर्विस यूनिट्स कैन पे अ फ्लैट परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर एज टैक्स विदाउट डिटेलिंग लॉन्ग बिल्स अंडर जीएसटी इज कॉल्ड। देखिए, एक ऐसा डायनामिक थ्रेशहोल्ड जिसमें जो स्मॉल रिटेलर या सर्विस यूनिट होती हैं वो एक फ्लैट परसेंटेज ऑफ जो है टैक्स पे करते हैं अपने टर्नओवर के ऊपर, ना ही मतलब विदाउट डिटेलिंग लॉन्ग बिल्स, मतलब कि लॉन्ग बिल्स नहीं बताते, सिंपली एक फ्लैट परसेंटेज वो अपनी इनकम के ऊपर पे करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 28 क्वेश्चन 28 है हमारा। देखिए, टैक्स इवेजन क्या होता है। देखिए, टैक्स इवेजन सिंपली होता है कि रिड्यूसिंग टैक्स लेबिलिटी इलीगली। ठीक है ना। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, वो अलग होता है। ये होता है, ये एक इलीगल और फ्रॉडेंट एक्ट होता है जिसमें क्या मतलब फेक सैलरी बताई जाएगी, सेल्स को हाइड किया जाएगा, अकाउंटिंग बुक्स में मतलब विंडो ड्रेसिंग की जाएगी। ठीक है ना। जबकि प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस जो होती है ना, वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। तो टैक्स एवेजन सिंपली होगा रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इलीगली बाय डेलिबरेटिंग कंसीलिंग इनकम और इनफ्लेटिंग एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स और हॉर्स रेस आर टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ। देखिए, जितने भी लॉटरी हो गई फलाना ढिंगाना, ये सब जो है 30% के ऊपर आता है। तो ये तो आपको पता होगा, याद रखना 30% के ऊपर आता है। और कौन सी सेक्शन में आता है, तो 115 BB में आता है। ठीक है ना, 115 BB। ठीक है, कहाँ लिख दूँ, 115 BB इस सेक्शन के अंडर जो है ये आता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अंडर जीएसटी लॉ जीरो रेटेड सप्लाईज प्रेमली रिफर टू। देखिए, जीएसटी लॉ के अंदर जीरो रेटेड सप्लाईज जो है वो किसके रिलेटेड होता है, तो वो होता है सप्लाईज मेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फिजिकल एक्सपोर्ट्स के ऊपर। क्या होता है, सप्लाईज मेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है ना, तो वो होता है जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। जीरो रेटेड सप्लाईज का क्या मतलब हो गया कि जो एंटायर वैल्यू चेन है वो टैक्स फ्री है। इनपुट टैक्स जो है वो पेड किया जाता है, जो कि इन एक्सपोर्ट्स के ऊपर बनाने में लगता है, वो भी क्लेम बैक किया जा सकता है एज अ रिफंड एक्सपोर्टर के द्वारा। ठीक है ना। और ये जो है डिस्टिंग्विश करता है इसको रेगुलर एग्जेम्प्ट सप्लाई से। तो ये जो है इसके बारे में था, जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, और ये काफ़ी हाई लेवल और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।